हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह हमारी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और बुक का चैप्टर नंबर 5 है। तो बेसिकली हम अपनी बायो स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायो का पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारी बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक थिंग है एक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ह्यूमन बॉडी बनी किस चीज़ से होती है? ह्यूमन बॉडी बनी होती है ऑर्गेन्स से। आप देखते हैं ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है एक ऑर्गेन से बनी होती है। ऑर्गेन्स बने होते हैं टिश्यूज से, जो कि हमारे इसके बाद वाला चैप्टर है, और टिश्यूज बने होते हैं बहुत सारे सेल्स से। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में एक बेस ये लेके चलेंगे कि हम एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट है और बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारे टिश्यूज़ बने हैं और उन टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गेन्स बने और ऑर्गेन्स से बनी है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शन यूनिट है। हमारी जो बॉडी है उसमें सारे फंक्शंस जो हैं सेल्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड अब हम जान लेते हैं कि जो सेल है वो डिस्कवर किसने किया है। तो ये सेल डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में किया है? 1831 में। क्या किसकी हेल्प से किया है? उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस, एक कॉर्क होता है वो पेड़ जो होता है ना, उसकी जो ट्रंक होती है उसका एक कॉर्क लेकर उसके स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप विच शोज़ कि उनके पास इतनी डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं थी, इसलिए वो पहले की माइक्रोस्कोप से उन्होंने एक कॉर्क स्लाइस को देखा, जिससे उन्होंने एक हनीकॉम स्ट्रक्चर देखा। हनीकॉम मतलब जैसे कि आप मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं ना, उसमें हनीकॉम जैसा बना होता है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। ऐसे ही उन्होंने एक हनीकॉम स्ट्रक्चर को देखा जिसे उन्होंने सेल कहा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी पर। तो ल्यूवेनॉक हैं, आई थिंक इनका प्रोनाउंसिएशन यही है मेरे हिसाब से, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी। मेरे के हिसाब से तो यही है प्रोनाउंसिएशन, ल्यूवेनॉक। इन 1674 डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से सेल लिविंग सेल डिस्कवर किया पॉन्ड वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, जो सेल होता है ना उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेल के जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि न्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हर सेल में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। न्यूक्लियस इज़ द कॉमन थिंग। ओके, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने और इन्होंने किस ईयर में किया है? 1831 में। जो हमारा सेल है वो डिस्कवर हुआ 1831 में और इन्होंने न्यूक्लियस भी 1831 में डिस्कवर किया है। अब हम आगे चलते हैं। पुरकिंजी coined the term protoplasma for the fluid substances of the cell in 1839। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द सेल थ्योरी। तो जब सेल थ्योरी है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑल द प्लांट्स, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारी लिविंग थिंग्स सेल से ही बनी होती हैं। सारे प्लांट्स सेल से बने होते हैं, सारे एनिमल्स सेल से बने होते हैं, और सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले एग्जिस्ट करते थे सेल्स, उनसे बने होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। सेल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंगल सेल मतलब सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं और उनके सिंगल सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे परफॉर्म कर सके फंक्शंस, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके। एक सिंगल सेल एक बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उनके एक सेल में ये कैपेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैनशीमिया, पैनकाइमा, सॉरी इट्स नॉट शीमिया,
आई एम सो सॉरी फॉर दिस प्रोनाउंसिएशन, इट्स पैरेन्काइमा, ओके, एक्सेट्रा. These are the unicellular organisms. अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर पे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज, they were made up of many cells organelles. All the functions of the cell are performed by the cell organelles only. इसमें जो भी सेल के फंक्शंस होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है. All the cell have same type of cell organelles in respect of their function or in the organism in which they are present. सारे सेल के पास सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इन रिस्पेक्ट कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं और वो किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है. When we observe cell under the microscope, we observe three features in common. These are plasma membrane, cytoplasma and nucleus. देखो, मैं एक बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर में ना हम दो टाइप्स, मतलब दो, एक एनिमल सेल पढ़ेंगे, एक प्लांट सेल पढ़ेंगे. ठीक है. लेकिन जो आपकी बुक में दे रखा है वो ना टॉपिक्स में ना सेम दे रखा है. आई थिंक आप लोग कंफ्यूज हो गया अगर उसमें से पढ़ोगे कि इसमें कौन सी चीज़ किसके बारे में बोली गई है. तो मैं आपको ना सब अलग अलग बताऊंगी कि ये जो फंक्शन है ये प्लांट सेल के लिए बताया गया है और ये जो फंक्शन है एनिमल सेल के लिए बताया गया है. इसमें हम ना दो टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल. लेकिन उन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है वो इस लाइन में लिखा हुआ है कि एनिमल सेल में क्या कॉमन है और एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या कॉमन चीज़ें जो होती ही होती हैं प्रेजेंट. एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होती है साइटोप्लाज्मा और एक होती है न्यूक्लियस. ठीक है. फिलहाल ये ध्यान रखो कि हम दो टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे इसमें, एक प्लांट सेल पढ़ेंगे, एक एनिमल सेल पढ़ेंगे. और इन दोनों सेल्स में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस. ठीक है. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर जो कि है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं बता देती हूँ. ये जो सेल होता है ना उसके बाहर के एरिया को कहते हैं. ठीक है. अब मैं दिखाऊँ तो जो सेल है, अगर आप मानो, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, नीचे मैंने सेल के फोटो लगाया है. ये जो सेल है ना इसमें ये जो बाहर की लाइन दिख रही है ना, आपको बाहर लाइन दिख रही होगी, कलर ले लेती हूँ मैं, वेट अ मिनट, हम ले लेते हैं ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं लेते, वाइट ही कर लेते इसको. आई थिंक मैंने मार्कर चूज़ नहीं करा, मैंने पेज की कलर सेटिंग चेंज कर दी है. अब ठीक है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड चलो आप, ये रहा मार्कर मिल गया. मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि सेल कैसा होता है. ठीक है. सेल होता है ऐसा, यहाँ पर बना दूँ, ये मानो एक सेल है. तो जो ये चीज़ है ना, ये जो बाहर की लाइनिंग है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. और ये बहुत ही थिन होती है, थिन डेलिकेटेड लाइनिंग होती है सेल की. ये इंश्योर करती है कि जो हमारा सेल है वो प्रोटेक्ट कर रहे, ये इंश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ द सेल. ये होती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये हर किसी को अंदर नहीं जाने देती, नो एंट्री वाला काम करती है ये. मतलब एक गार्जियन की तरह काम करती है. गार्ड होता है ना, गार्ड, कि किसको अंदर जाना है किसको अंदर नहीं जाना, वो ध्यान रखती है. सब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ही लोगों को अंदर जाने देती है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन अकर्स इन द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस. देखो, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, आई थिंक डिफ्यूजन आप ना अपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने डिफ्यूजन के बारे में बता रखा है कि जो डिफ्यूजन, इस पॉइंट को समझाने के लिए ना, मैं इस पॉइंट को ज़रा भी यहीं रखूँ, मैं बस आपको इतना समझा रही हूँ कि डिफ्यूजन किससे कहते हैं, फिर आप ये पॉइंट अपने आप समझ जाओगे. बहुत ही ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है. ठीक है. डिफ्यूजन वो होता है जब हम किसी भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन तक जाते हैं. व्हेनेवर यू यूज़ परफ्यूम, जब भी आप परफ्यूम यूज़ करोगे, आप अपने कमरे के एक कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम यूज़ करोगे ना, तो कुछ देर बाद वो जो स्मेल होगी परफ्यूम की वो नेक्स्ट कॉर्नर तक आ जाएगी. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल्स का, वो अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाने की कोशिश कर रहा है, वो सब में फैलने की कोशिश कर रहा है. इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं. मतलब सब चीज़ में मिल जाना, घुल जाना होता है ना, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है. अब मैं आपको एक पॉइंट समझा देती हूँ कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन अकर्स across the cell membrane with the help of two processes which is diffusion and osmosis. osmosis मैं नीचे पढ़ाऊंगी, diffusion आपको समझ में आ गया होगा. तो ये कहना चाह रहा है कि जो movement होता है ना
अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो है सिर्फ टू प्रोसेस की हेल्प से ही हो सकता है, या तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। ठीक है, अब मैं ऑस्मोसिस समझा दूँ आपको। डिफ्यूजन तो हम देख ही चुके हैं। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें जो होता है वाटर जो होता है ना, वो सेल के अंदर जा सकता है ओस्मोसिस। जब सेल वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है ना, उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि हम सेल मेम्ब्रेन है, उसके द्वारा जब वाटर अंदर जाता है तो उसको हम ओस्मोसिस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। बिहेवियर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इन शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। whenever you put plant or animal cell in sugar and salt solution, you notice this that they shrink or either they swell. वो हम आगे अपने इन वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि क्या क्या होगा। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि हम क्या सोच के इस टॉपिक को पढ़ेंगे। किशमिश होती है ना, किशमिश, किशमिश आपने देखी होगी, ड्राई फ्रूट होता है एक तरीके का किशमिश, जो कि ग्रेप से बनती है। उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है ना वो किशमिश, क्योंकि वो फूल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर चला गया है। ठीक है, तो अभी हम यही देखेंगे कि बिहेवियर देखेंगे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में सेल का, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, हम बिहेवियर देख रहे हैं सेल का इन तीनों सोल्यूशंस में। तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस में क्या होगा ना, जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का वो सेम रहेगा दोनों साइड, सेल के अंदर भी सेम रहेगा, सेल के बाहर भी सेम रहेगा। नो नेट मूवमेंट और नो चेंज इन द सेल, सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और नो नेट मूवमेंट, ना पानी बाहर जाएगा उसमें से, ना पानी अंदर आएगा, या जो भी सोल्यूशन के बाहर कुछ नहीं जाएगा, सोल्यूशन के अंदर कुछ नहीं आएगा। ऐसा होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होगा कि जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का वो मोर होगा इन मीडियम, लेस इन द सेल। वो सेल के मुताबिक ज़्यादा होगा मीडियम। ठीक है, वाटर इज मोर इन द मीडियम ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेल होगा उसके अंदर जो वाटर होगा ना वो ज़्यादा होगा, जो मतलब जो बाहर होगा ना सेल के, वो पानी कम हो जाएगा और सेल सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर जो सोल्यूशन है इसमें वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम देखते हैं, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इनसाइड द सेल एंड लेस इन द मीडियम। जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का वो मोर होगा सेल के अंदर और लेस होगा सेल के मीडियम में। ऐसा होगा क्योंकि वाटर मूव फ्रॉम द सेल टू मीडियम। जो वाटर बाहर होगा ना वो ज़्यादा होगा, सेल के अंदर कम होगा। इनसाइड द सेल इज लेस एंड इन मीडियम, मीडियम में ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा, इसलिए जो होगा वो सेल श्रिंक हो जाएगा। अब अगर आपको मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई तो आपको फिर से रिवीजन दे रही हूँ, आप प्लीज़ ये सुन लो, आपको मैं इजी शब्दों में समझा रही हूँ। आइसोटोनिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में आई थिंक आपको मेरे समझाने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो बस मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि जो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक में जो सेल होगा वो स्वेल हो जाएगा और जो बाहर पानी होगा वो सारा सेल के अंदर चला जाएगा, इसलिए सेल मोटा हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि सेल ने सारा पानी पी लिया और वो मोटा हो गया। ठीक है, ऐसा होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जो सेल होगा वो अपना सारा पानी छोड़ देगा और बाहर पानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल ने सारा पानी जो पिया है ऊपर वो सब उसने निकाल दिया, इसलिए अब वो पतला हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? हाइपरटोनिक में ये हुआ, हाइपोटोनिक में ये हुआ। ठीक है, अब अगर आपको पहले मेरी बात समझ नहीं आई या फिर पहले आप कन्फ्यूजन है तो आप उसको इग्नोर करके बस इतना समझ लीजिए जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये टॉपिक। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू understand this topic, and if you understand please do like and subscribe to the channel, and please share this video to your friends, and if you have any doubt please do leave comment section
comment in the comment section. I will definitely clear your doubt. Thank you for watching the video. Thank you very much.